हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि अब हम लोग फ्रीक्वेंटली इस चैनल पे मिलेंगे और अपकमिंग एग्जाम्स के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस भी किया करेंगे। अपकमिंग एग्जाम्स लाइक एसएससी का सीजीएल का पेपर होता है, सीपीओ है, एमटीएस है, या फिर आपका बैंकिंग के पेपर होते हैं, पीओ के लिए, क्लर्क के लिए। अभी झारखंड हाईकोर्ट का फॉर्म आया हुआ है, उसमें भी एक इंग्लिश इंपॉर्टेंट सेक्शन के रूप में आपका कवर किया जाएगा। तो इन सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की सीरीज हम आज से शुरू कर रहे हैं। तो आज हम लोग का कॉमन एरर का एक सेगमेंट हम आप लोग को डिस्कस करने जा रहे हैं। आप सभी का फिर से इस दृष्टि रांची का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। अब हम लोग आज से प्रॉपर वे में क्वेश्चंस का डिस्कशन सीरीज शुरू कर चुके हैं, जिसमें आज से हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ आपको अगर रिक्वायर्ड हो तो कमेंट भी कीजिए, बताइए, ताकि उस कमेंट को हम देख करके और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वीडियो आप तक पहुंचा सकें। और मेरा ये मोटिव है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फाउंडेशन बैच कहीं भी किए हों, वो भी हमारे प्रैक्टिस जो सेट है डिस्कशन से बहुत तो मतलब बेनिफिट उठा सकते हैं अपकमिंग एग्जाम्स में। मतलब इंग्लिश सेक्शन में उनको स्कोर बूस्ट होगा और डेफिनेटली ये पेपर से जो एक उनके अंदर एक मतलब जो है फोबिया बना हुआ है, वो फोबिया जरूर हम खत्म करेंगे। तो चलिए आज से हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है नन बट कॉवर्ड्स इज अफ्रेड ऑफ फाइटिंग। अब नन बट कॉवर्ड्स इज अफ्रेड ऑफ फाइटिंग में अगर आप देख रहे हैं तो इसमें जो हमारा वर्ब आ रहा है, यहाँ पे देख रहे होंगे वर्ब है इज। अब सबको पता है ये जो इज वर्ब है इसका नंबर होता है सिंगुलर, ये सिंगुलर वर्ब है। अब आप जो है सब्जेक्ट टू वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक हो या फिर एज यूजुअल भी कोई सेंटेंस को जब हम फ्रेम करते हैं तो सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं और ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ये सीक्वेंस होता है। मतलब ये जो वर्ब आप देख रहे हैं ये वर्ब अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट होना चाहिए। इट मीन्स अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। और मोस्टली करेक्शन हम लोग जो है सो इसी वे में करेंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब के का अगर नंबर मिसमैच हो रहा हो तो अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट हम लोग वर्ब को चेंज कर लेंगे। तो इस सेंटेंस में जो इज वर्ब आ रहा है ये हमारा सिंगुलर वर्ब है। और इसकी अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए लिख रहा है नन बट कावर्ड्स इज अफ्रेड ऑफ फाइटिंग, बोल रहा है। हालांकि देखिए हिंदी ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं होती है कॉमन एरर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ये बहुत रॉन्ग अप्रोच है कि हम हिंदी पहले ट्रांसलेट कर लें उसके बाद कॉमन एरर के क्वेश्चंस को हम लोग एरर फाइंड आउट करें। इसका सब्जेक्ट जो है देखिए कावर्ड्स है, इसका सब्जेक्ट आपका जो है कावर्ड्स है, क्योंकि ये जो नन लिखा हुआ है नन को तो निगेट कर दिया कि ये जो है ना अफ्रेड ऑफ फाइटिंग नहीं होते, बल्कि अफ्रेड ऑफ फाइटिंग, अफ्रेड का मतलब होता है भयभीत होना, लड़ने से आपका जो है डरना। तो लड़ने से डरने की बात तो आपका जो है नन की नहीं की जा रही है, लेकिन कावर्ड्स की जा रही है कि जो कावर्ड्स लोग होते हैं, डरपोक लोग होते हैं, वो लड़ने से डरते हैं। तो ये इज वर्ब का यहाँ पर सब्जेक्ट आपका जो है ये आपका कावर्ड्स है। और ये जो कावर्ड्स आप देख रहे हैं इसका एक कॉमन नाउन होता है, इसका नंबर होता है प्लूरल, और नंबर प्लूरल है तो डेफिनेटली वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ पर जो इज वर्ब है ये रॉन्ग है, इसके प्लेस पे यहाँ पर लिखना होगा आपको आर। तो सेंटेंस को इस तरह से करेक्शन हम लोग कर लेंगे, नन बट कावर्ड्स आर अफ्रेड ऑफ फाइटिंग। जैसे कावर्ड के बारे में आप जान लीजिए थोड़ा इधर, बहुत लोग इसको मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं कि ये वर्ड एडजेक्टिव है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं ये वर्ड आपका नाउन है और ये आपका कॉमन नाउन है। जितने भी कावर्ड टाइप के लोग होते हैं, जितने भी डरपोक टाइप के लोग होते हैं, ये टाइप को बताता है। इंग्लिश में ऐसा कोई भी नाउन जो पूरे कैटेगरी या टाइप को बताता है उसको हम लोग कॉमन नाउन के नाम से जानते हैं। तो कावर्ड सिंगुलर है और इसी में अगर हम एस लगा देंगे तो ये प्लूरल हो जाता है। इस तरह के कुछ और भी वर्ड हैं जो दिखते एडजेक्टिव है लेकिन होते वो नाउन है। जैसे देखिए कावर्ड है, कावर्ड के बाद देखिए आपका निगार्ड है, निगार्ड का मतलब होता है माइजर, माइजर है, मैन है, ये सारे वर्ड नाउन है। इसका एडजेक्टिव फॉर्म अगर आपको चाहिए तो इसमें आप एल वाई लगा दीजिए सब में,
तो उससे वो एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे मान लीजिए कावर्ड का एडजेक्टिव बनाना है तो इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा? कावर्डली। जैसे पेपर में कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया, इसलिए मैं इतना डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको मल्टीपल कॉन्सेप्ट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन के माध्यम से मिल जाए। इस तरह से पेपर में क्वेश्चन आता है, ही इज अ कावर्ड मैन, एरर फाइंड आउट करने के लिए आएगा आपको। अगर लिख रहे हैं ही इज अ कावर्ड मैन, तो आप देख रहे होंगे इस सेंटेंस में कि ये मैन है, नाउन है, सबको पता है नाउन है। अब इसके पीछे अगर हम कावर्ड यूज करें, तभी मैंने पढ़ाया कि कावर्ड भी नाउन होता है, और ये नाउन को क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पर हमको क्या चाहिए? एडजेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम एडजेक्टिव का होता है। अब कावर्ड ये हमारा नाउन है, तो इसको हमको एडजेक्टिव चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रिप्लाई आ रहा है व्हाट काइंड ऑफ मैन ही इज, तो यहाँ पर व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई आ रहा है, मैन को क्वालिफाई करने के लिए चाहिए, तो यहाँ एडजेक्टिव लिख देंगे, और इसका एडजेक्टिव फॉर्म अभी मैंने समझाया आपको, कावर्डली होता है। तो सेंटेंस करेक्शन कैसे हो जाएगा? ही इज अ कावर्डली मैन। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मतलब मैं इस जो प्रैक्टिस क्वेश्चन का सीरीज में जो लेकर के आया हूँ ना, उसमें बहुत मतलब कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, और एक क्वेश्चंस में हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ सीख सकते हैं, और अपकमिंग एग्जाम्स में डायरेक्टली हो सकता है यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। इसलिए इसको एक एक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ उसको बड़ा ध्यान से देखिएगा। उसके बाद अगर बातें उसके बाद भी क्लियर ना हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। हम आपके ईच एंड एवरी जो प्रॉब्लम होंगे उसको जरूर सॉर्ट आउट करने की कोशिश मैं पर्सनली करूंगा, ठीक है। अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है, मेनी अ ब्राइड हैव बीन बर्न्ड एंड किल्ड फॉर डाउरी। अब इसमें वर्ब का एरिया अगर देखें तो वर्ब आ रहा है हैव बीन बर्न्ड, और एंड जो कंजंक्शन है उससे जोड़ा भी है यहाँ पर किल्ड। किल्ड देखिए, अब ये जो हैव वर्ब है इसका नंबर होता है प्लूरल, क्योंकि देखिए जानकारी के लिए आप समझ लीजिए, ये जो हैज वर्ब है इसका नंबर सिंगुलर होता है, और ये जो हैव है इसका नंबर प्लूरल होता है। सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो हम लोग हैव लिखेंगे, सिंगुलर हो तो हैज लिखेंगे। तो हैव का नंबर प्लूरल है, और ये हैव का सब्जेक्ट देखिए है मेनी अ ब्राइड। ब्राइड का मतलब होता है जस्ट मैरिड वुमन जो होती है, जिसका मतलब हाल ही में शादी हुआ है, जस्ट नई नवेली दुल्हन जो बोल सकते हैं उसको बोलते हैं हम लोग। इसका सब्जेक्ट है मेनी अ ब्राइड। अब देखिए अगर ये मेनी लिखे तो ये मेनी डिटर्मिनर होता है, तो इसका नंबर तो खैर प्लूरल होता है, लेकिन अगर ये मेनी के साथ अ लगा दे, मेनी अ, तो मेनी अ का लिटरल मीनिंग होता है एवरी वन ऑफ मेनी। एवरी वन ऑफ मेनी मतलब बहुतों में से प्रत्येक की जब बात होती है, इंडिविजुअल की बात होती है, तो उसके लिए हम लोग मेनिया का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग आईआईटी का एग्जाम दिए, उसमें से सारे लोग क्वालिफाई कर गए, और उसमें से हमको इंडिविजुअल को दिखाना है, तो हम लोग बोलेंगे मेनी स्टूडेंट हैज पास द आईआईटी एग्जामिनेशन। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट दिए थे और उसमें एवरी वन मतलब सारे मतलब प्रत्येक स्टूडेंट उसमें से पास कर गए। तो मेनी वन का मेनी अ का मतलब होता है एवरी वन ऑफ मेनी। अब अगर इसका मीनिंग देख रहे होंगे एवरी वन ऑफ मेनी, तो आपको इतना पता तो चलना ही चाहिए कि ईच और एवरी का नंबर सिंगुलर होता है। तो मेनी अ का मीनिंग अगर एवरी वन ऑफ मेनी है तो एवरी वन तो सिंगुलर हो गया ना। तो ये जो मेनी अ है ध्यान रखिएगा, ये मेनी के साथ अगर अ लगा दे तो ये हमेशा सिंगुलर कंसीडर होता है। तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, ये जो मेनी अ है इसके बाद अगर कोई नाउन आ जाए या अगर कोई वर्ब आ जाए तो ये सब का नंबर सिंगुलर होगा। नाउन भी कैसा हो जाएगा? सिंगुलर। और वर्ब भी कैसा हो जाएगा? सिंगुलर। तो वापस अगर सेंटेंस में लौटे तो अभी मेनी अ ब्राइड है तो इसका नंबर सिंगुलर है, तो यहाँ पर हमारा जो ये हैव वर्ब है यहाँ पर रॉन्ग हो गया। यहाँ पर हमारा होना क्या चाहिए? हैज। और बिन इसके साथ इसलिए लगा हुआ है क्योंकि आपको थोड़ा सा एक्टिव और पैसिव कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना होगा कि अगर हैव फॉर्म का वर्ब मतलब हैव हैज हैड को अगर एक्टिव वॉइस में यूज करते हैं तो इसके साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। इसके साथ मतलब यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखिए ये जो हैव फॉर्म है इसके साथ हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं एक्टिव वॉइस में, और पैसिव हो जाए जहां सब्जेक्ट रिसीवर हो जाए वहां पर लिखते हैं बिन प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहाँ जो ब्राइड है उनको जला दिया जाता है, वो ब्राइड जलाती नहीं, उनको जला दिया जाता है और मार दिया जाता है दहेज के लिए। तो ये जो ब्राइड है ना ये बर्न करती नहीं, होती है मतलब करता कोई और है, जो मतलब डॉरी के भूखे होते हैं वो लोग करते हैं। तो ये रिसीवर है सब्जेक्ट हमारा,
इसलिए देखिए कि यहाँ पर हैव के साथ बीन आया है और बीन के बाद देखिए बर्न का थर्ड फॉर्म बर्नट आया है आपका। तो हैव फॉर्म के बारे में ध्यान रखिएगा कि हैव, हैज, हैड ये 3 वर्ब हैव फॉर्म के अंतर्गत आते हैं और इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा एक्टिव वॉइस में। पैसिव रहे तो बीन प्लस थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो ये सेंटेंस में आप हैव के प्लेस पे हैज कर दीजिए। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ईच ऑफ दिस प्लेयर्स हैव बीन वार्न्ड नॉट टू रिपीट द सिली मिस्टेक्स। देखिए तो मैं जब कोई किसी किसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं तो उसको थॉरली एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको बहुत सारा एक ही क्वेश्चन से आपको जो है कॉन्सेप्ट सीखने को मिल जाए। इसीलिए वीडियो अगर थोड़ा लंबा भी हो जाए तो इसको पेशेंटली थोड़ा देखिएगा। आपका जो है पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर आप एग्जाम में अपना इंग्लिश के स्कोर को बूस्ट करना चाहते हैं तो रट्टा लगाने से कुछ नहीं होगा। आपको इस तरह के क्वेश्चंस को तो कॉन्सेप्ट सीखना होगा। कॉन्सेप्ट सीख लेंगे एक बार तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को एंजॉय करेंगे। फिर इस तरह का क्वेश्चंस से ना किसी प्रकार का डर होगा, ना किसी प्रकार का समझिए कि हेजिटेशन होगा। एक तरह का क्वेश्चंस देखते के साथ आपको जो है एक बार में पता चल जाएगा कि सेंटेंस में क्या एरर है। तो कॉन्सेप्ट को एक बार ढंग से बिल्डअप कीजिए, इसलिए मैं इतना डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं। देखिए इसमें है ईच ऑफ दिस प्लेयर्स हैव बीन वार्न्ड नॉट टू रिपीट द सिली मिस्टेक्स। अब देखिए इसमें सबसे फर्स्ट मैं बार बार बोलता हूं, ऑफलाइन क्लास में भी मैं बोलता हूं, ट्राई टू आइडेंटिफाई वर्ब फर्स्ट। कि सेंटेंस में सबसे पहले वर्ब पहचानिए। तो देख रहे हैं यहाँ वर्ब आ रहा है हैव बीन वार्न्ड और फिर वर्ब आ रहा है टू रिपीट। टू रिपीट, हाँ तो यहाँ देखिए ये जो हैव वर्ब है इसका नंबर है प्लूरल। अब अगर इसका नंबर प्लूरल है तो अभी बताया कि कोई भी सेंटेंस इस तरह से लिखते हैं हम लोग, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इन जनरल पोजीशन सब्जेक्ट का वर्ब से पहले होता है। हालांकि हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है, लेकिन मोस्टली जो है सो सब्जेक्ट का पोजीशन वर्ब से पहले ही होता है। तो अगर यहाँ हैव प्लूरल है तो इसका सब्जेक्ट जो होगा वो हैव से पहले ही होगा। तो देखिए इसके पहले एक नाउन आ रहा है प्लेयर्स और एक आपका प्रोनाउन यहाँ पे आ रहा है इच। अब देखिए अगर आपको सब्जेक्ट ढूंढने में थोड़ा सा मतलब डिफिकल्टी हो, प्रॉब्लम हो, तो फिलहाल इतना जानिए कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद कोई भी प्रीपोजिशन सेंटेंस अगर दिखाई पड़े आपको तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रीपोजिशन के बाद आने वाला प्रोनाउन वो जो होता है उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट का काम करता है। मतलब सीधा समझ लीजिए कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन जो लिखा जाता है वो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है। तो प्रीपोजिशन के बाद आपको सब्जेक्ट नहीं मिल सकता, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद तो जो नाउन प्रोनाउन होगा उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट का पोजीशन जो होगा प्रीपोजिशन से पहले ही होगा। अब यहाँ देख रहे होंगे आप इस सेंटेंस में कि ऑफ जो है ये प्रीपोजिशन है और अगर ये प्रीपोजिशन है तो इसके बाद जो ये प्लेयर्स आ रहा है इस प्रीपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट है। तो ये हैव का फिर सब्जेक्ट कौन हो गया? तो ये हैव का सब्जेक्ट हो गया ईच। और ईच एवरी का भी मतलब मैं बताया है कि ईच का मतलब होता है, इसका नंबर होता है सिंगुलर। ईच हो, एवरी हो, ईच एंड एवरी हो, सब सिंगुलर होते हैं। हिंदी मीनिंग में भी देखिएगा तो इसमें प्रत्येक इसका मीनिंग आता है। प्रत्येक में भी देखिएगा तो एक का साउंड जो है सो कहीं ना कहीं आता है। तो ईच का नंबर जो है सिंगुलर, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब सिंगुलर लिखना चाहिए। तो हैव के प्लेस पे हम लोग लिख देंगे हैज। और फिर देखिए सेंटेंस पैसिव में है क्योंकि खिलाड़ियों में से प्रत्येक को वार्न किया गया। ये खिलाड़ी में से प्रत्येक वार्न किए नहीं, इनको वार्न किया गया। तो सब्जेक्ट यहाँ फिर रिसीवर है, तो ये पैसिव वॉइस का स्टेटमेंट है। इसलिए देखिए यहाँ पर बिन आया है और बिन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है। चलिए हम लोग फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाइम एंड सोडा इज अ डाइजेस्टिव ड्रिंक। अब देखिए यहाँ पे वर्ब आ रहा है आपका इज और इज का नंबर है सिंगुलर। अब इसका सब्जेक्ट देखेंगे तो इसका सब्जेक्ट है लाइम एंड सोडा। कि लाइम एंड सोडा जो होता है ना एक डाइजेस्टिव ड्रिंक होता है। मतलब जो है एक पचाने का काम करता है, ये आपका डाइजेशन को ठीक करता है, कि तुरंत चीजों को डाइजेस्ट कर देता है। तो अब देखिए इंग्लिश में एक कॉन्सेप्ट होता है कंपाउंड सब्जेक्ट का। अब कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है उसको समझते हैं थोड़ा। और ये जो कंपाउंड सब्जेक्ट होते हैं ना इसको इंग्लिश में हमेशा माना जाता है सिंगुलर। जैसे देखिए एक एग्जांपल मैं लिखता हूं, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट।
अगर ये लिख रहे हैं ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, तो यहाँ भी देखिए इज वर्ब जो है ये सिंगुलर है और इसका सब्जेक्ट कौन है, ब्रेड एंड बटर। तो ब्रेड एंड बटर भले ही दो चीजें जरूर है, लेकिन यहाँ पर देखिए इसको हम ब्रेकफास्ट का पार्ट मान रहे हैं। तो इन दोनों चीजों से मिल करके कंपाउंडली ब्रेकफास्ट बनता, ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रेड से ब्रेकफास्ट बन जाएगा या बटर से ब्रेकफास्ट बन जाएगा। तो यहाँ ब्रेड एंड बटर को हम जो है ना कंपाउंडली जो है ब्रेकफास्ट के रूप में यहाँ पर ले रहे हैं। तो ये जो ब्रेड एंड बटर है यही कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि दोनों मिलकर ही ब्रेकफास्ट बनाता है। कंपाउंड सब्जेक्ट जो होते हैं उनका नंबर हमेशा कैसा कंसिडर किया जाता है, सिंगुलर। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए वर्ब यहाँ पर इज सिंगुलर आ रहा है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को कुछ हम ऐसा लिख दें, ब्रेड एंड बटर इज सोल्ड हियर। मान लीजिए कि आप जो है शॉप पे गए, दुकान पे गए और वहां इस तरह का नोटिस लगा हुआ है ब्रेड एंड बटर इज सोल्ड हियर। तो यहाँ भी जो इज है, इस इज वर्ब का सब्जेक्ट आपका जो है ब्रेड एंड बटर है। लेकिन यहाँ ब्रेड एंड बटर क्या कंपाउंड है? क्या किसी दुकान में ब्रेड एंड बटर को साथ साथ बेचा जाएगा? एक साथ मतलब ब्रेड में बटर लगा के तो नहीं कोई बेचेगा। इसका मतलब वो जो है इंडिविजुअल ब्रेड को वहां बेचता होगा, बटर को भी इंडिविजुअली बेचता होगा, दोनों को कंपाउंड करके तो बेचता नहीं होगा। इसका मतलब इंडिविजुअल एक हो गया ब्रेड और एक इंडिविजुअल हो गया बटर। तो ये यहाँ पर आपका जो है कंपाउंड सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि आपका सेपरेट सेपरेट दो यहाँ पर जो है गुड्स है, एक ब्रेड और एक बटर। तो ये दोनों का नंबर प्लुरल हो गया, तो इज के प्लेस पे आपका जो है यहाँ आर हो जाएगा। तो मेरी बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि कंपाउंड सब्जेक्ट जब रहेगा तब इसका नंबर हमेशा कैसा होगा, सिंगुलर होगा। जैसे एक प्रोवर्ब पढ़ते होंगे, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, कि जो धीरे रहेगा लेकिन जो कंटिन्यू रहेगा वो रेस जीतता है। तो जो केवल धीरे रहेगा वो भी रेस नहीं जीतेगा, जो केवल कंटिन्यू रहेगा वो भी रेस नहीं जीतेगा। मतलब धीरे है लेकिन अगर और कंटिन्यू भी साथ साथ है तो रेस जीत सकता है। देखिए स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, तो यहाँ विंस जो वर्ब आ रहा है वो सिंगुलर है। तो यहाँ पर देखिए लाइम एंड सोडा भी जो है ना ये कंपाउंड सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, इसलिए इसका नंबर सिंगुलर है। क्योंकि देखिए डाइजेस्टिव ड्रिंक में लाइम एंड सोडा को आपका जो है इंडिविजुअल नहीं मान करके इसको कंपाउंडली लिया गया है कि दोनों मिल करके जो डाइजेशन करने काम करते हैं। तो कंपाउंड सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, और वर्ब सिंगुलर ऑलरेडी दिया हुआ भी है। तो ये सेंटेंस नो एरर है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई एरर नहीं है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है, द मदर एज वेल एज हर चिल्ड्रन वर ब्राउट टू द पुलिस स्टेशन फॉर इंट्रोगेशन। मैंने पहले ही बताया है ट्राई टू आइडेंटिफाई वर्ब फर्स्ट। तो इस सेंटेंस में अगर हम वर्ब की बात करें तो आ रहा है वर और ब्राउट। अब देखिए ये जो वर्ब है ये बी फॉर्म का वर्ब है और इसका नंबर कैसा होता है, प्लुरल। देखिए ये जो बी फॉर्म के वर्ब होते हैं इसमें वर्ब हम लोग के आते हैं इज, एम, आर, वाज और वर। इसमें देखिए ये जो इज है, एम है और वाज है, इन तीनों वर्ब का नंबर होता है आपका सिंगुलर, और आर और जो वर है इनका नंबर होता है प्लुरल, राइट। अब वर का नंबर यहाँ पर कैसा है, प्लुरल है। अब इसका सब्जेक्ट ढूंढेंगे तो इसके पहले देखिए कि एक आ रहा है आपका चिल्ड्रेन और एक आ रहा है द मदर। तो द मदर एज वेल एज चिल्ड्रेन की अगर हम बात करें तो ये जो एज वेल एज है ना, ये आपका जो है कोई फिक्स प्रिपोजिशन तो नहीं होता, लेकिन प्रिपोजिशनल फ्रेज की तरह ही जनरली ये यूज होता है। और प्रिपोजिशनल फ्रेज की तरह अगर यूज होता है तभी पीछे मैं बताया था कि उसके बाद आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। तो हर चिल्ड्रन जो है ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है प्रिपोजिशनल फ्रेज के बाद आकर के, और ऐसे भी ये सेकेंडरी सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर हम प्राइमरी अगर देखा जाए तो यहाँ पर मदर की बात हो रही है, न कि उसके चिल्ड्रन की। तो इस हिसाब से भी देखा जाए तो ये वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो द मदर है, और द मदर जब वर्ब का सब्जेक्ट है तो इसका नंबर कैसा है, सिंगुलर। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो हम लोग वर्ब को हटा के यहाँ क्या लिख देंगे, वाज लिख देंगे। और फिर वही बात है कि ये जो बी फॉर्म होता है, ये बी फॉर्म इज, एम, आर, वाज वर्ब को हम लोग बी फॉर्म का वर्ब बोलते हैं। इसके बाद आने वाला वर्ब फोर्थ फॉर्म में भी होता है और थर्ड फॉर्म में भी होता है। फोर्थ फॉर्म में तब लिखते हैं जब कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाते हैं। जैसे अगर हम बोले दे वर गोइंग टू द स्टेशन, कि वह स्टेशन जा रहे थे, कॉन्टिन्यूअस टेंस बन रहा है।
और इसके साथ थर्ड फॉर्म तब आता है जब पैसिव वॉइस होता है, मतलब जब सब्जेक्ट डूअर ना होकर रिसीवर हो जाए। तो इज, एम आर, वाज वर्ब के बाद आने वाला मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म में भी हो सकता है, थर्ड फॉर्म में भी हो सकता है। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए कि ये ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्राउट आ रहा है। तो ब्राउट इसलिए आ रहा है कि मदर जो थी उसको पुलिस स्टेशन जो है सो पूछताछ के लिए ले जाया गया था, मतलब वो ले गई नहीं थी, मदर को ही ले जाया गया था पुलिस स्टेशन। तो ले जाने वाली पुलिस होगी, तो पुलिस डूअर हो गई, तो मदर तो रिसीवर। तो अगेन ये वॉइस पैसिव हो गया, इसलिए देख रहे होंगे आप कि ये वाज के बाद यहाँ पर आपको भर का थर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है। वाज बी का फॉर्म है और बी के फॉर्म के बाद भर का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में आना चाहिए और आया भी है। तो यहाँ पर वर के प्लेस पे आप वाज कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। His benevolence and kindness are admired by his friends। अब अगेन देखिए यहाँ पर जो वर्ब है आर और admired और बाई हर हिज फ्रेंड्स लिखा हुआ है, तो यहां से पता चल ही रहा होगा कि ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में अभी जस्ट पीछे में डिस्कस किया कि थर्ड फॉर्म आना चाहिए बी ग्रुप के वर्ब के बाद। तो देखिए एडमायर्ड जो है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है भी, तो एडमायर्ड तो बिल्कुल सही है। अब आर का नंबर है प्लूरल और इसका सब्जेक्ट कौन है आर का, तो सब्जेक्ट देखिए ये इसका सब्जेक्ट है बेनिवोलेंस एंड काइंडनेस। अभी जस्ट पीछे बताया कि कंपाउंड सब्जेक्ट जो होता है, कंपाउंड सब्जेक्ट का नंबर हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर। अब बेनिवोलेंस का मतलब भी परोपकार होता है, काइंडनेस का मतलब भी दया होता है, तो दोनों एक टाइप के ही वर्ड्स हैं, तो एक कंपाउंड सब्जेक्ट कंसीडर होंगे। सेम आइडिया जो है ना वो कंपाउंड ही सब्जेक्ट कंसीडर होता है। तो बेनिवोलेंस बोलिए काइंडनेस बोलिए, ये दोनों वर्ड आपस में कहीं ना कहीं सिमिलर वर्ड भी हैं, तो कोई अलग अलग बात नहीं हो रही है, बात कहीं ना कहीं एक ही चीज की हो रही है यार। एक कंपाउंड सब्जेक्ट है, कंपाउंड सब्जेक्ट का नंबर हमेशा सिंगुलर, और जब सिंगुलर होगा तो यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर आ जाएगा। तो आर जो प्लूरल वर्ब है इसको हटा के इसके प्लेस पे हम लोग लिख देंगे इज, तो हो जाएगा हिज बेनिवोलेंस एंड काइंडनेस इज एडमायर्ड बाय हिज फ्रेंड्स, कि उसका जो दयालुता की भावना है या परोपकार की जो उसकी भावना है उसके उसके दोस्तों के द्वारा उसकी प्रशंसा की जाती है। आपका ये सेंटेंस का यही मीनिंग है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं। सी नेवर हैज एंड नेवर विल अलाउ हर ओनली सन टू ज्वाइन आर्मी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कह सकते हैं बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें वर्ब में सबसे पहले वर्ब वर्ब को आप जो है आइडेंटिफाई कीजिए। यहाँ वर्ब आ रहा है हैज और आ रहा है विल अलाउ और एक इन्फिनेटिव वर्ब आ रहा है टू ज्वाइन। तो पहले वर्ब को पहचानना सीखिए। आप वीक से वीक स्टूडेंट हैं, लेकिन जिस अप्रोच पे हम लोग चल रहे हैं उस अप्रोच को अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली जो है सो आपको मतलब इंग्लिश का एक फियर जो है या फोबिया खत्म हो जाएगा। खैर, तो इसमें एक वर्ब आ रहा है हैज और एक विल अलाउ। अब देखिए विल जो है ये मॉडल है, मॉडल भी जो होते हैं ना वो हेल्पिंग वर्ब के ही पार्ट होते हैं, आपका ऑक्सिलरी वर्ब के ही पार्ट होते हैं। विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, ये सारे मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स भी ऑक्सिलरी वर्ब के ही पार्ट होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो ये देखिए हेल्पिंग वर्ब का एक तरह से पार्ट हुआ और हैज तो हैव ग्रुप का हेल्पिंग वर्ब है ही है। तो इस सेंटेंस में आप देख रहे होंगे कि दो हेल्पिंग वर्ब आए हैं, एक हैज आया है और एक विल आया है। अब यहाँ जो मेन वर्ब अलाउ आ रहा है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी मॉडल के बाद आने वाला मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए, तो डेफिनेटली अलाउ फर्स्ट फॉर्म में है, तो ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन सेंटेंस में जो एक और हेल्पिंग वर्ब आ रहा है हैज, तो उसको भी तो यहाँ पे मेन वर्ब चाहिए। और अभी जस्ट पीछे पढ़ाया कि हैव, हैज, हैड के बाद आने वाला मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में होना चाहिए। मतलब इस सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब एक्चुअली यूज किया है और मेन वर्ब एक ही यूज किया। तो अगर मॉडल के साथ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगा तो ये जो हैज आप देख रहे हैं ये हैव ग्रुप का वर्ब, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, वो मिसिंग है मेन वर्ब, तो ये एरर है यहाँ पे। तो अब बोलेंगे सर मेन वर्ब कहाँ से लाएं, तो आपको मेन वर्ब आपका अपने से ऐड नहीं करना है। सेंटेंस में देखिए मेन वर्ब अलाउ आ रहा है, इसी अलाउ का आप यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा क्या, अलाउड। तो ये सेंटेंस ऐसे सही हो जाएगा, सी नेवर हैज अलाउड एंड नेवर विल अलाउ हर ओनली सन टू ज्वाइन आर्मी, कि उसने कभी भी अपने बेटे को पहले भी अलाउ नहीं किया है और आगे भी अलाउ नहीं करेगी आर्मी ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि उसका वो एक लौता बेटा है। तो सेंटेंस का यही मीनिंग आ रहा है कि वो पहले भी कभी अलाउ नहीं किया और आगे भी अलाउ नहीं करेंगे। तो अगर सेंटेंस में सेपरेट सेपरेट हेल्पिंग वर्ब दिया हो तो उनका सेपरेट मेन वर्ब होना जरूरी है। अगर एक हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब लिखा हो और दूसरे के साथ ना लिखा हो तो सेंटेंस एरर है
वो जो अगर किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब नहीं लिखा है तो उसको हम लोग ऐड कर देंगे आपका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 पार्ट्स ऑफ द लेसन आर येट टू बी कंप्लीटेड। अब इसमें अगर हम वर्ब देखें तो आर आ रहा है और एक इन्फिनेटिव का ही पैसिव फॉर्म आ रहा है टू बी कंप्लीटेड। एक्चुअली इसका एक्टिव फॉर्म होता है टू कंप्लीट। टू कंप्लीट एक्टिव हो गया और इसी को जब पैसिव बना देंगे तो हो जाएगा टू बी कंप्लीटेड। इसलिए मैं बोला कि ये इन्फिनेटिव का पैसिव फॉर्म है और यहाँ आर आ रहा है मेन वर्ब के रूप में, तो आर का नंबर है प्लूरल और देख रहे हैं इसका सब्जेक्ट भी कौन है, 3 पार्ट्स। क्योंकि ये जो लेसन है, मैं बताया कि प्रिपोजिशन के बाद आने वाला नाउन प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, तो अगर ये प्रिपोजिशन है ऑफ तो लेसन इस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, तो डेफिनेटली इस आर का सब्जेक्ट कौन है, 3 पार्ट्स। अब 3 पार्ट्स का मतलब मोर देन 1 पार्ट्स, तो मोर देन 1 पार्ट्स है तो इंग्लिश में वो प्लूरल ही होगा। प्लूरल होगा तो उसके साथ तो आर भर प्लूरल आ ही रहा है, तो डेफिनेटली आर बिल्कुल यहाँ सही है। और हम बोल रहे हैं कि लेसन का 3 पार्ट को अभी भी कंप्लीट किया जाना बाकी है, तो ये लेसन खुद से तो कंप्लीट होगा नहीं, कंप्लीट हम लोग करेंगे लेसन का 3 पार्ट, तो ये कंप्लीट होगा। तो ये रिसीवर है तो ये पैसिव वॉइस भी है और पैसिव वॉइस है, इसलिए देखिए कि यहाँ पर टू कंप्लीट जो एक्टिव फॉर्मेट है इसका पैसिव फॉर्मेट यहाँ यूज किया गया है टू बी कंप्लीटेड। तो अगेन ये सेंटेंस जो है आपका नो एरर है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। देखिए टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है ये एक्टिव फॉर्मेट में, एक्टिव वॉइस में यूज करते हैं। इसी को जब पैसिव बनाते हैं तो हो जाता है टू के साथ बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव वॉइस का ही एग्जांपल था, इसीलिए देखिए कि टू के साथ यहाँ पे देख रहे हैं बी आ रहा है, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड है, तो सेंटेंस बिल्कुल नो एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। सी इज इंटेलिजेंट बट हर सिस्टर डल। अब देखिए इसमें एक वर्ब आ रहा है यहाँ पे, देखिए इज, इसको मेन वर्ब या लिंकिंग वर्ब भी आप बोल सकते हैं। सी इज इंटेलिजेंट बट हर सिस्टर डल, तो सी इज इंटेलिजेंट अगर है तो यहाँ पर इज का सब्जेक्ट सी है और सी का नंबर सिंगुलर है, तो उसके अकॉर्डिंग इज भी बिल्कुल सही है। हम बोले सी इज इंटेलिजेंट कि वो इंटेलिजेंट है लेकिन उसकी बहन डल है। अब दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पर हर सिस्टर आ रहा है, तो ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब सेकंड सब्जेक्ट हर सिस्टर है तो इसके साथ भी यहाँ पर वर्ब होना चाहिए, और वर्ब होना चाहिए डेफिनेटली हर सिस्टर का भी नंबर सिंगुलर ही है और सेंटेंस प्रेजेंट में ही है, तो यहाँ सिस्टर के साथ भी आप इज ऐड कर दीजिए, तो हो जाएगा सी इज इंटेलिजेंट बट हर सिस्टर इज डल। इस तरह से सेंटेंस सही हो जाएगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंटेलिजेंस एज वेल एज नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट आर रिक्वायर्ड टू ग्रास्प द मीनिंग ऑफ द बुक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सबसे पहला काम क्या हम लोग को करना है, वर्ब आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस में। देख रहे हैं वर्ब आ रहा है आर रिक्वायर्ड और एक इन्फिनेटिव वर्ब आ रहा है टू ग्रास्प। अभी बार बार मैं बता रहा हूं आपको कि टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और इसको ग्रामर की भाषा में हम लोग बोलते हैं इन्फिनेटिव। नॉन फाइनाइट वर्ब का ही टाइप होता है इन्फिनेटिव पार्टिसिपल और जिरंड, जिसमें टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को हम लोग इन्फिनेटिव बोलते हैं और वर्ब के आईएनजी फॉर्म को हम लोग जिरंड बोलते हैं। अपना थोड़ा सा बेसिक जानकारी इसको रखिए। तो देखिए अब यहाँ पे आर रिक्वायर्ड जो वर्ब आ रहा है, तो आर जो है बी ग्रुप का वर्ब है और इसका नंबर है प्लूरल। अब इसका नंबर प्लूरल है तो इसका हम लोग सब्जेक्ट ढूंढेंगे, तो अभी वापस आइए, सब्जेक्ट लिखते हैं हम लोग, वर्ब लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो जनरली सब्जेक्ट का पोजीशन वर्ब से पहले ही होगा, तो आर से पहले सब्जेक्ट होगा। तो देखिए कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑफ है प्रिपोजिशन, अभी बताया प्रिपोजिशन के बाद आप जो कुछ भी लिखेंगे वो प्रिपोजिशन का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट जो यहाँ लिखा हुआ है ये प्रिपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट के रूप में है। एज वेल एज भी मतलब एक प्रिपोजिशनल फ्रेज की तरह ही बिहेव करता है, तो इसके बाद जो नॉलेज है ये भी ऑब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट का काम कर नहीं सकता। तो ये जो आर वर्ब है इसका सब्जेक्ट आपका देखिए यहाँ पर है इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंस आपका जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इनटेंजिबल होते हैं, मतलब इसको हम लोग टच नहीं कर सकते, केवल उसको फील ही कर सकते हैं, और वो अनकाउंटेबल होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो इंटेलिजेंस हमारा जो नाउन है वो सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो इसके साथ हम लोग जो आर वर्ब का यूज करके सिंगुलर वर्ब किसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे हम लोग। ध्यान रखिएगा जो इंटेलिजेंस है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है इंटेलिजेंट, जो किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। तो इंटेलिजेंट जो है ये एडजेक्टिव है और इसी का ये नाउन फॉर्म इंटेलिजेंस है और ये सिंगुलर होता है।
हाँ, तो दोस्तों जो है हम लोग आज 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और ये प्रैक्टिस सेट का पहला सीरीज है। और अगर थोड़ा वीडियो लंबा भी हो तो आप उससे मतलब जो पैनिक ना हो, ये आपके ही एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ ताकि एक क्वेश्चंस को डिस्कशन करने के क्रम में आपको बहुत सारी और भी जो है सो एक्स्ट्रा चीजें मिलती चली जाए जो अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत काम आएगा। और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और मतलब जो है बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, बहुत टॉप राइटर्स के बुक से ही मैं सारे क्वेश्चंस को रेफरेंस लिया हूँ। तो डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होगा। और आप कमेंट में भी जरूर बताएंगे कि जो है क्लास आपको कैसा लगा और क्या इसमें कुछ और सुधार किया जा सकता है। आप लोग का जो है एडवाइस जो है उस पर डेफिनेटली हम लोग कंसीडर करेंगे उसको। कमेंट को मैं पर्सनली भी देखता हूँ। और अगर आपको कुछ भी जो है और भी वीडियोस चाहिए या फिर किसी टॉपिक का वीडियो चाहिए जिसका अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर नहीं है आपका, या कुछ और भी प्रैक्टिस सेट में ही अगर आपका कोई सुझाव हो तो जरूर कमेंट में दें। उससे हम लोगों का एक जो है मोटिवेशन जनरेट होता है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस चैनल से जोड़ें और लाइक करें जो है वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर भी करें ताकि हम लोग का मतलब एक तरह से वो संजीवनी हम लोग के लिए वही जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। और बाकी आप लोग बिल्कुल आश्वस्त रहें, आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट जो है इंग्लिश का मैं जो है पर्सनली आपको प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए स्टूडेंट सबको गुड नाइट, धन्यवाद, थैंक यू।